एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां नीट छात्रा हत्याकांड से जुड़ी ये अपडेट है, जहां 15 लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। एसआईटी की टीम ये डीएनए टेस्ट कराएगी। छात्रों के संपर्क में रहने वाले 15 लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। परिवार ने डीजीपी को पत्र लिखकर एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं। छात्रा से जो जुड़े हुए हैं उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट उनका किया जाएगा। परिवार ने डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी है और एसआईटी की जांच पर सवाल भी उठाए हैं। इससे पहले भी एसआईटी की जांच को लेकर परिजनों की ओर से संदेह जताया गया था। तो कई राज हैं जो अभी बेपर्दा होने बाकी हैं। इस पूरे मामले का खुलासा डीएनए जांच के बाद ही हो पाएगा। इसलिए अब इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करेगी। छात्रा के संपर्क में जो लोग रहे हैं उन 15 लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। हालांकि कल भी यह बताया जा रहा है कि एफएसएल की टीम ने डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए हैं और अब जिन लोगों पर शक है, संदेह है, उनके डीएनए से मिलान किया जाएगा। दरअसल छात्रा के परिजनों ने पुलिस को कुछ कपड़े 10 जनवरी को सौंपे थे, जिनकी फॉरेंसिक जांच करवाई गई है और 2 दिन पहले यह जांच रिपोर्ट भी एसआईटी को सौंपी गई थी। अब इसके बाद एफएसएल की टीम डीएनए टेस्ट की तैयारी में जुट गई है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी मुहर लग गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यौन हिंसा से इंकार नहीं किया जा सकता है। तो अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी की टीम डीएनए सैंपल इकट्ठा करेगी। 15 लोग बताए जा रहे हैं जो कि रडार पर हैं, उनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा। ये मामला बेहद गंभीर है और उसी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत के मामले को लेकर एफएसएल ने 5 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। जहानाबाद में लड़की की मां, उसके पिता, मामा और भाई का सैंपल लिया गया है। अब 15 लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि उनका डीएनए सैंपल इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा सीआईडी की टीम भी परिजनों से मिली है। इलाज और दवा की जानकारी उनसे ली गई है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। हालांकि परिजन लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि एसआईटी की जो जांच है वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है और इस पर वो आपत्ति भी जता रहे हैं। कई तरह के उन्होंने सवाल उठाए हैं। डीएम को बाकायदा उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि इस पूरे मामले को लेकर डीएनए सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके के खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं और इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। परिजन जो आरोप शुरुआत से लगा रहे थे, पुलिस की थ्योरी एकदम उलट साबित हुई और परिजनों के आरोप कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिखाई दिए। अब इस पूरे मामले को इसी एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है कि 15 लोगों का अब डीएनए सैंपल होगा और यह कहा जा रहा है कि उसके बाद कई राज खुलेंगे। क्या पर्देदारी है, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, तमाम अहम सवाल हैं जिनके अब जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नीट छात्रा की मौत के मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मनीष रंजन शंभू हॉस्टल का संचालक और मनीष रंजन पर सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप है। 5 जनवरी को छात्रा जहानाबाद से हॉस्टल पहुंची थी। ये पूरा जो टाइमलाइन है वो भी आपको बता दे रहे हैं। 5 जनवरी की रात 9 बजे परिजनों से उसकी बात हुई। 6 जनवरी को परिजनों को अनजान शख्स ने फोन किया और उसने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। परिजनों ने अपने एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में छात्रा बेहोशी की हालत में मिलती है। डॉक्टर ने छात्रा को सेंट्रल हॉस्पिटल पटना रेफर कर दिया और उसके बाद छात्रा के साथ हॉस्टल की एक केयर टेकर नीतू भी बताई जा रही जो मौजूद थी। नीतू छात्रा को सेंट्रल हॉस्पिटल लेकर नहीं गई। नीतू ने छात्रा को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचाया। 6 जनवरी की रात 8 बजे परिजन भी हॉस्पिटल पहुंच गए और 6 जनवरी की रात को भी एक महिला एसआई भी परिजनों से मिली। महिला एसआई ने परिजनों को अपना नंबर भी दिया। इसके बाद 7 जनवरी दिन भर अस्पताल में छात्रा एडमिट रही। डॉक्टरों ने लड़की के साथ क्या हुआ ये परिजनों को नहीं बताया। इसके बाद 7 जनवरी को बच्ची के रिश्तेदार शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल में छात्राओं ने कुछ भी जानकारी उनके साथ साझा नहीं की।
जिस कमरे में छात्रा रहती थी वो पूरी तरीके से साफ कर दिया गया था, यानी सबूत मिटा दिए गए थे। 8 जनवरी को डॉक्टर ने बताया कि छात्रा के शरीर पर चोट के निशान हैं। छात्रा के शरीर से ब्लीडिंग हुई है, ये डॉक्टर ने 8 जनवरी को परिजनों को बताया। 8 जनवरी की शाम 6 बजे छात्रा को कुछ देर के लिए होश आया। परिजनों से मिलकर वो फूट फूट कर रोई। 9 जनवरी को परिजनों ने महिला एसआई को फोन किया। कदम कुआं थाना से पुलिस वहां पहुंची और बयान भी लेकर गई, ये भी कहा जा रहा है। 9 जनवरी की शाम को नीलम अग्रवाल हॉस्पिटल पहुंची। नीलम अग्रवाल ने खुद को हॉस्टल की मालकिन बताया। नीलम अग्रवाल ने केस वापस लेने की बात कही। नीलम अग्रवाल से परिजनों की तीखी बहस भी हुई इस दौरान, क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे थे और डॉक्टर भी ये बता रहे थे परिजनों को कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान हैं। लेकिन नीलम केस वापस लेने की बात कर रही थी और इसी बात को लेकर बहस हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नीलम अग्रवाल को थप्पड़ भी जड़ दिया, ये भी जानकारी मिल रही है। 10 जनवरी को परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल से ले जाना चाहते थे। हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया, उन्हें मना कर दिया। 10 जनवरी को परिजन छात्रा को मेदांता लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्ची को नहीं बचा सकते, अब देर हो चुकी है। बच्ची के बचने की संभावना सिर्फ 1% थी, ये डॉक्टर ने उस दौरान कहा था। 11 जनवरी को मेदांता ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया और 12 जनवरी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों को छात्रा से गैंगरेप की जानकारी दी गई। अंतिम संस्कार होने से पहले परिजन शव को उठाकर ले गए। परिजन शव को करगिल चौक पर ले गए। एएसपी कुमार अभिनव ने कहा कि रेप नहीं हुआ, यानी पुलिस इस पूरे मामले पर एक तरफा बात करती रही। परिजन जो आरोप लगा रहे थे, जो डॉक्टर्स ने बाद में बताया, उससे वो किनारा करते रहे। करगिल चौक पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पूछ रहे हैं शुरुआत से ही जिस तरह लापरवाही, कोताही इस पूरे मामले में बढ़ती गई है, इसकी संवेदनशीलता, इसकी गंभीरता को नहीं समझा गया, तो सवाल यह है कि क्या किसी को बचाने की, क्या किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश की जा रही है।